हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स, आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन रेंज पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। आप लोगों ने डिमांड करी थी कि हाँ ये क्वेश्चंस कराए जाए एक वीडियो में, तो मैं करा रहा हूं। समझिए, क्योंकि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, एक चीज समझने की है कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, इसका जो डोमेन होता है वो किसके बीच में होता है? बिटवीन -1 एंड 1। tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, इसका जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल वैल्यूज, यानी बिटवीन -∞ टू +∞। इसी वजह से इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते भी नहीं है। और sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इन दोनों का जो डोमेन होता है आइदर ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1, या तो -1 से लेसर होता है या 1 से ग्रेटर होता है। तो ये डोमेन्स आप याद रखना, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों के लिए डोमेन -1 एंड 1 के बीच में होता है, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। tan इनवर्स कॉट इनवर्स का पूरी रियल लाइन पे कोई भी x की वैल्यू हो सकती है एज ए डोमेन, और sec इनवर्स कोसेक इनवर्स के लिए या तो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी या -1 से स्मॉलर होगी। अब चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स 2x - 3, ये आपका फंक्शन है। और साइन इनवर्स के साथ जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू किसके बीच में होने वाली है? -1 और 1 के बीच में। तो 2x - 3 किस किस के बीच में लाई करेगा? बिटवीन -1 एंड 1। अब -3 को यहां से आपको हटाना है तो आप क्या करिए? +3 पूरी इनइक्वालिटी में ऐड कर दीजिए। अब 3 से 3 कैंसिल, 3 - 1 2, 2x, 3 + 1 4, पूरी इनइक्वालिटी में 2 का डिवाइड कर दीजिए। तो जो x की वैल्यू जिस रेंज में जाती है वही इस क्वेश्चन के लिए डोमेन की तरह हैंडल करेंगे हम, यानी वही रेंज जो होगी वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगी। तो डोमेन क्या हो गया हमारा? 1 to 2, डोमेन ऑफ fx इक्वल टू। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। fx sin इनवर्स x प्लस cos x। जब दो फंक्शंस एडिशन की फॉर्म में आ जाते हैं तो दोनों के अलग अलग डोमेन निकाल के जो इस फंक्शन का डोमेन होगा वो इनका इंटरसेक्शन होगा। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 एंड 1, और डोमेन ऑफ cos x, आपको पता है कि cos का डोमेन क्या होता है? r होता है, क्योंकि cos तो सारी वैल्यूज के लिए जो किसी भी x की वैल्यू के लिए वैलिड होता है। कोई भी ऐसी x की वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए cos इनवैलिड हो, यानी इनफिनिट या -∞ आंसर देता हो। तो cos x का डोमेन क्या होता है? r। अब नाउ डोमेन ऑफ, जब हम दो फंक्शंस को कंबाइन करते हैं किसी भी साइन से, प्लस से, माइनस से या मल्टीप्लिकेशन से, तो उसका डोमेन क्या होता है? इन दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन। और आपको पता है रियल लाइन तो हो गई ये पूरी -∞ से ∞, तो ये किसका? और ये आपकी रियल लाइन हो गई -∞ से ∞। तो साइन इनवर्स का डोमेन किसके बीच में? -1 और 1 के बीच में, ये डोमेन है। और cos इनवर्स का ये पूरा डोमेन है। लेकिन जब आप इन दोनों में कॉमन पोर्शन ढूंढेंगे तो कॉमन पोर्शन यही आएगा।
और जब कॉमन पोर्शन आपका ये आएगा, इसका मतलब डोमेन किस किस के बीच में हो जाएगा, -1 and 1। सो डोमेन ऑफ fx इज बिटवीन -1 and 1। तो जब दो फंक्शन प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन साइन से जुड़े हुए हों तो दोनों का अलग अलग डोमेन अचीव करिए और फिर उसका जो कॉमन डोमेन है वही आपका आंसर होगा, यानी कि उन दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट। और आप देख रहे हैं पहले वाले पार्ट में डोमेन क्या है, बिटवीन -1 and 1, और दूसरे वाले फंक्शन के लिए डोमेन क्या है, -∞ to ∞। अब लेकिन दोनों में कौन सा पोर्शन कॉमन है, बिटवीन -1 to 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा, डिजायर्ड आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, fx इक्वल्स टू cos इनवर्स x² - 4। cos इनवर्स के साथ जो भी एक्सप्रेशन होता है किस किस के बीच में होता है, वो बिटवीन -1 and 1। अब इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, -1 इज लेस देन और इक्वल टू x² - 4। आपने क्या किया, 4 ऐड कर दिया दोनों साइड, 4 से 4 कैंसिल, x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x² - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर्स करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, x - √3 x + √3। और जब भी दो लीनियर फैक्टर्स हों और जिसमें x का कोफिशिएंट 1 1 हो तो ध्यान रखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा निकल के। इसका सॉल्यूशन, चलिए पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ये आ गया x² 1 को ट्रांसफर कर लिया और ये हो गए x - √5, क्योंकि 5 को आप क्या लिख लेंगे, √5 का स्क्वायर, तो ये आ गया x - √5 x + √5। तो यहाँ पर जो भी लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं सब में x का कोफिशिएंट 1 है। अब देखते हैं जरा इसको कैसे हैंडल करना है। तो पहले मैं पहले वाले के सॉल्यूशन को कंसीडर कर रहा हूँ, ये हो गई नंबर 9। सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपके फैक्टर्स होते हैं उन्हें जीरो करते हैं आप, तो x - √3 को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3, और x + √3 को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की √3। तो ये आ गया माइनस की √3 से √3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एंड में -∞ और ∞। अब क्योंकि इस एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 से लार्जर है और जब भी प्रोडक्ट 0 से लार्जर होता है तो इन वैल्यूज के बीच में नहीं रहा जाता, इनसे अभी जाया जाता है, यानी सॉल्यूशन क्या होगा, या तो इस रीजन में होगा और या सॉल्यूशन इस रीजन में होगा। जब भी आपके दो लीनियर फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है जिसमें x का कोफिशिएंट 1 हो दोनों फैक्टर्स में और प्रोडक्ट 0 से लार्जर हो, तो फिर आप क्या करना है, इन फैक्टर्स को अलग अलग जीरो करके जो वैल्यूज है उन्हें लोकेट कर देना। आंसर इनके बीच में नहीं होगा, यानी या तो इस वैल्यू से आगे होगा या इस वैल्यू से पीछे होगा। अब दूसरे वाले की बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें तो क्या आंसर आएगा, x = √5, x = -√5। तो यहाँ पर दूसरी नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया -√5 -∞ to ∞। ये याद रखना कि अगर एक क्वेश्चन में दो अलग अलग इनइक्वालिटीज बन जाए तो हमें उन दोनों का कॉमन आंसर देखना है, वही जो होगा वो इसका क्या होगा, डोमेन होगा। तो अब क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 से स्मॉलर है, जब 0 से ग्रेटर होता था तो क्या होता था, इन वैल्यूज से दूर जाया जाता था, यानी इनके बीच में नहीं, इनसे इधर उधर। लेकिन अगर आंसर इनका प्रोडक्ट 0 से लेसर है तो फिर इनके बीच में ही हमें रहना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कौन सा रीजन दोनों में कॉमन आ रहा है, एक तो -√3 से -√5 के बीच में,
और एक अंडर रूट 5 से अंडर रूट 3 के बीच में। ये पोर्शन ऐसा है जो दोनों ग्राफ पे कॉमन आ रहा है। तो फिर डोमेन हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया माइनस के अंडर रूट 5 से माइनस अंडर रूट 3 यूनियन अंडर रूट 3 से अंडर रूट 5। ये क्या हो गया, डोमेन हो गया आपका। तो ये बात याद रखना कि जब हमारी इनइक्वालिटी में लीनियर फैक्टर हो और दोनों में x का कोफिशिएंट 1 हो, तो पहले तो इनको अलग अलग जीरो करके ये जो पॉइंट्स आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, उनको आप लोकेट कर दीजिए। और अगर प्रोडक्ट जीरो से लार्जर है तो इन क्रिटिकल पॉइंट से दूर जाइए, और अगर प्रोडक्ट जीरो से लेसर है तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में ही आपका सॉल्यूशन होगा। तो ये दोनों सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करके फिर हमने उनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया आपका। अब चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है फोर्थ पार्ट। सेकंड वर्स 2x प्लस 1। अब देखिए 2x प्लस 1, मैंने आपसे क्या बताया था, सेकंड वर्स के साथ जो ऑब्जेक्ट होता है या तो वो 1 से लार्जर होगा और या फिर वो -1 से स्मॉलर होगा। अब 1 को ट्रांसफर किया तो 2x -1 2x -2, 2 का डिवाइड कर दीजिए, x इज लेस देन -1, और यहां पर आ गया 2x इज ग्रेटर देन 1 -1, 2x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। तो x 0 से तो ग्रेटर है और -1 से स्मॉलर है, ये आपका जो है वो रेंज आ गई। तो एक मिनट, -1 से स्मॉलर है तो -∞ से -1, ये इसका आंसर आ गया, -∞ से -1, और 0 से ग्रेटर है। अच्छा, ये इंक्लूडेड होता है यहाँ, यानी कि 2x प्लस 1 की वैल्यू -1 के इक्वल होगी या उस -1 के इक्वल होगी या उससे लेसर होगी। ये साइन जो है यहाँ पर इक्वलिटी का साइन आता है। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 0 से। अब 0 से आगे आप कहाँ तक जा सकते हो, इन्फिनिटी तक जा सकते हो, तो 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। और का मतलब होता है इस आंसर को और इस आंसर को आपको मिलाना है, और मिलाने का काम कौन करता है, यूनियन का साइन करता है। तो इन दोनों इंटरवल्स को आपने यूनियन से मिला दिया। याद रखिएगा, जब और होगा दो इनइक्वालिटी के बीच में तो दोनों के सॉल्यूशंस को क्या किया जाएगा, यूनियन से कंबाइन कर दिया जाएगा। चलिए अब रेंज पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। हमें ये पता है कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये तीन ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके आंसर्स -π/2 से π/2 के बीच में होते हैं। साइन इनवर्स में ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं, टेन इनवर्स में नहीं होते। कोसेक इनवर्स में ये दोनों तो इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन इनके बीचों बीच में जो जीरो होता है वो इस रेंज में नहीं होता है। ऐसे ही कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स की वैल्यू जनरली 0π के बीच में होती है। अब कॉस इनवर्स के लिए 0π इंक्लूड, कॉट इनवर्स के लिए 0π इंक्लूड नहीं होता, सेक इनवर्स के लिए 0π तो इंक्लूड होता है, लेकिन इसके एग्जैक्ट बीच में जो π/2 होता है वो इंक्लूड नहीं होता। अब जैसे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, साइन xyz -1 1 के बीच में है, और क्या दे रखा है आपको दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 3π/2। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x² प्लस y² प्लस z² की। अब एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल हो तो आप उन्हें सॉल्व तो नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म है। अब आप देखिए कि π/2 साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू है, और जब तक ये तीनों मैक्सिमम वैल्यू नहीं ले लेंगे, π/2 π/2 π/2, अगर ये भी π/2 हो जाए मैक्सिमम, ये भी π/2 हो जाए मैक्सिमम, और ये भी π/2 हो जाए मैक्सिमम, तभी तो 3π/2 आंसर आएगा, नहीं तो 3π/2 आंसर आ ही नहीं सकता।
ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि अगर आंसर 3π/2 आ रहा है तो फिर इनकी सबकी जब तक मैक्सिमम वैल्यू π/2 इन्हें नहीं प्रोवाइड कर दी जाएगी तो आंसर 3π/2 आ ही नहीं सकता। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स x क्या हो गया, π/2, ऐसे साइन इनवर्स y क्या हो गया, π/2, क्योंकि ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी इन्हीं वैल्यूज के लिए, यानी ये यूनिक वैल्यूज है, जब सबको π/2 वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी तभी ये इक्वेशन बैलेंस हो सकती है, अदरवाइज ये इक्वेशन बैलेंस हो ही नहीं सकती। तो साइन इनवर्स को पास करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू है 1। ऐसे ही साइन इनवर्स को पास करेंगे तो साइन π/2 वैल्यू 1, और यहाँ पर भी अगर आप साइन इनवर्स को पास करेंगे तो साइन π/2 आंसर आ जाएगा 1, और x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1 वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ओवरऑल आंसर आपका कितना आ गया, 3 आ गया इस क्वेश्चन का। तो ये किसका सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z की वैल्यू क्या दे रखी है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, इसकी वैल्यू दे रखी है 3π। क्योंकि आप जानते हो कि cos इनवर्स 0π के बीच में होता है और पाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। जब तक सारे cos इनवर्स की वैल्यू पाई नहीं हो जाएगी, जब तक 3π आंसर ही नहीं आ सकता। तो इसकी वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, पाई, इसकी वैल्यू भी आपको क्या करनी पड़ेगी, पाई, और इसकी वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, पाई। तभी तो पाई प्लस पाई मिलकर कितना होगा, 3π। जब तक सब अपनी मैक्सिमम वैल्यू नहीं ले लेंगे तब तक आंसर 3π नहीं आ सकता। तो ये इक्वेशन जब भी सेटिस्फाई होगी व्हेन cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z ऑल एडॉप्ट द वैल्यू पाई। तो cos इनवर्स x को किसके इक्वल रख दिया, पाई के इक्वल, cos इनवर्स y को किसके इक्वल रख दिया, पाई के, और cos इनवर्स z को किसके इक्वल रख दिया, पाई के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, cos पाई, y की वैल्यू क्या आ गई, cos पाई, z की वैल्यू क्या आ गई, cos पाई, और cos पाई क्या होता है, -1। तो यानी x की वैल्यू भी -1, y की वैल्यू भी -1 और z की वैल्यू भी -1। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, किस एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं वैल्यू फाइंड इसकी। x y प्लस z प्लस y z प्लस x प्लस z x प्लस y, सबकी जगह -1 लिखना स्टार्ट कर दिए, -1 -1 -1 -1 -1 तो -1 -1 -1 -2 -1 -2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आ गया 6। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, इस तरह की जब इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल तो 3 हो लेकिन इक्वेशन 1 हो, तो फिर आप याद रखिए कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो आप जब सबको प्रोवाइड करेंगे तभी वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। उससे फिर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के और जो भी आपसे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी उसमें वो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं आप। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिशन्स में भी आता है और अब बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। साइन इनवर्स साइन 10। अब हमें ये पता है कि साइन से साइन इनवर्स कब कटता है, जब एंगल की वैल्यू किसके बीच में होती है, π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 के अराउंड, नियर अबाउट।
तो अगर हमने वो रख दी यहाँ पर माइनस के 3.14/2, 3.14/2 कितना आ गया यहाँ पर माइनस के 1.57 प्लस के 1.57, यानी x की रेंज इसके बीच में होनी चाहिए और 10 तो इससे बहुत ज्यादा लार्जर है, तो इसका मतलब एंगल हमारा उस रेंज में नहीं है जब साइन से साइन इनवर्स कट सकता है। जब भी ऐसी सिचुएशन दोस्तों आपके सामने आए, याद रखिएगा अगर एंगल बियॉन्ड द रेंज यानी रेंज से आगे जा रहा है तो माइनस करना है, और माइनस क्या करना है, पाई कर सकते हैं, माइनस 2 पाई कर सकते हैं, 3 पाई कर सकते हैं, 4 पाई कर सकते हैं एंड सो ऑन। और अगर आपका एंगल रेंज से पीछे जा रहा है तो फिर आप ऐड क्या कर सकते हैं, यही चीज है पाई 2 पाई, यानी पाई के मल्टीपल्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंगल को रेंज में लाने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं 10 में से पाई माइनस करूंगा तो भी रेंज में नहीं आएगा, 10 में से 2 पाई माइनस करूंगा तो भी एंगल रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि 10 माइनस 3.14 आंसर कितना आ गया 6.86, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये रेंज में नहीं है। 10 माइनस 2 इंटू 3.14 यानी 10 माइनस 6.28, और 6.28 क्या आ गया आंसर यहाँ से 3.72। तो ये भी रेंज में नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं। अब जब 10 में से 3 पाई माइनस करेंगे तो 10 माइनस 3 इंटू 3.14, 10 माइनस 9.42, 0.58, ये आ रहा है रेंज में, देख रहे हैं आप। हमारा जो वैल्यू है वो किस रेंज में आनी चाहिए, माइनस के 1.57 से और 1.57, तो ये इस रेंज में आ रही है, यानी जो हमारा वैलिड एंगल हो गया वो क्या हो गया 10 माइनस 3 पाई। तो जो एंगल हमारा पुराना था वो तो रेंज में आ नहीं रहा था, तो अब ये देखिए जो नया एंगल है 10 माइनस 3 पाई उसको जोड़ के देखिए साइन के साथ। तो हमने क्या किया, पहले तो क्योंकि पाई 2 पाई के साथ नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए तो माइनस कॉमन ले लिया आपने, और साइन के अंदर माइनस साइन होता है तो बाहर आ जाता है, क्योंकि 2 पाई पीरियड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो 2 पाई को आप छोड़ सकते हैं। तो 2 पाई को छोड़ दिया तो क्या आ गया साइन पाई माइनस थीटा, और आप भी जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ 10, तो माइनस के साइन 10। तो साइन यहां से ये वैल्यू आ गई साइन 10 माइनस 3 पाई, यानी साइन 10 की वैल्यू क्या आ गई माइनस के साइन 10 माइनस 3 पाई। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब साइन 10 को हटाइए क्योंकि साइन से साइन इनवर्स कट नहीं सकता, क्योंकि 10 उस रेंज में है नहीं जिस रेंज में साइन से साइन इनवर्स कटता है। तो फिर क्या करना है आपको, फिर आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स साइन 10, वहां पर साइन 10 की जगह क्या लगा देना है, इसका अल्टरनेट क्या है माइनस के साइन 10 माइनस 3 पाई, और हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स के अंदर माइनस साइन होता है, बाहर आ जाता है, तो ये साइन बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 10 माइनस 3 पाई। ये हम दिखा चुके हैं कि 10 माइनस 3 पाई उस रेंज में जाती है, 10 माइनस 3 पाई की वैल्यू उस रेंज में जाती है जिसमें साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है। तो अब साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 पाई माइनस
10। और जबकि अगर हमें ये कॉन्सेप्ट ना पता हो तो हम साइन से साइन इनवर्स तुरंत कट कर देंगे, हमारा आंसर 10 हो जाएगा, कंपटीशन लेवल पे गलत हो जाएगा। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पहले देखिए कि साइन की जो रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है, और पाई की जो वैल्यू होती है नियर अबाउट 3.14 होती है। इसका मतलब x हो गया माइनस के 1.57 से 1.57। तो यहाँ पर अगर 1.5 लिखा होता तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इस रेंज के बियॉन्ड है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज में लाने के लिए पाई, 2 पाई, 3 पाई यानी पाई के मल्टीपल्स को आप माइनस कर सकते हैं। जब तक माइनस करिए या माइंड में कैलकुलेशन करिए जब तक आपको लगे कि हमारा आंसर अभी रेंज में नहीं आया। तो हमने 10 में से पाई माइनस किया, रेंज में नहीं आया, 2 पाई माइनस किया, रेंज में नहीं आया, 3 पाई माइनस किया, तब रेंज में आ गया। यानी 10 - 3 पाई वो एंगल है जो कि आंसर रेंज में ला देगा। तो हमने 10 - 3 पाई के साथ क्या अटैच कर दिया, वो फंक्शन जो ओरिजिनल एंगल के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर इसको सिंपलीफाई कर लिया, माइनस कॉमन लिया, 3/2 पाई प्लस 5/2 पाई पीरियड होता है वो हट गया, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है। इससे हमने sin 10 की वैल्यू फाइंड कर ली, और वो sin 10 की वैल्यू यहाँ लगा के बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर ऑब्टेन्ड कर लिया। अब चलिए एक और इसका जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स tan 2, ठीक है। फिर वही वाली बात, जो x की वैल्यू है वो tan के लिए किसके बीच में लाई करती है, -π/2 से π/2, यानी 1.57 से माइनस की 1.57 और 1.57 के बीच में होनी चाहिए। 2 तो इस बीच में आ नहीं रहा है, इसका मतलब अब क्योंकि 2 1.57 से लार्जर है, और अगर वैल्यू बियॉन्ड द रेंज आए और लार्जर हो उससे तो पाई, 2 पाई, 3 पाई ये सब माइनस कर सकते हैं, और इस रेंज से बैक साइड पे आ जाए तो फिर आप पाई, 2 पाई, 3 पाई एंगल में ऐड कर सकते हैं उस रेंज में पहुंचाने के लिए। तो फिर आपने क्या किया, 2 में से पाई माइनस करके देखा तो 2 माइनस 3.14, आंसर आ गया माइनस के 1.14, और ये इस रेंज में आता है। इसका मतलब ये वैलिड एंगल हो गया। तो फिर आपने क्या किया, जो 2 माइनस पाई है उसके साथ क्या अटैच कर दिया, tan अटैच कर दिया। जनरली पाई 2 पाई के साथ नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, तो आपने माइनस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। माइनस साइन बाहर आ जाता है tan के अंदर, क्योंकि tan क्या है, ऑड फंक्शन, वहां माइनस साइन अंदर होगा तो बाहर आ जाएगा। और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा माइनस के tan थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के tan थीटा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो क्या आ गया, tan 2। तो आपका आंसर क्या आ गया, tan 2 आ गया, यानी tan 2 माइनस पाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, tan 2 के। सपोज कर लो इक्वेशन फर्स्ट है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स tan 2, और इक्वेशन फर्स्ट से tan 2 की जगह क्या लगा सकते हैं, tan 2 की जगह हम लगा सकते हैं tan 2 माइनस पाई, और 2 माइनस पाई तो उस रेंज में है जिस रेंज में tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल कर दीजिए, आंसर क्या आ गया, 2 माइनस पाई। तो ये जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, आपकी डिमांड पे करे थे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ज़रूरत हो कि किसी टाइप के क्वेश्चंस मेरी कुछ वीडियोस में छूट जाएं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप नीचे कमेंट में जो है वो ये लिख सकते हैं कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो मैं उसकी एक नई वीडियो बना के जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में वो आप प्रॉब्लम इंडिकेट कर दीजिए, मैं उसे देख के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने ये वीडियो
पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल की तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैंने इतनी वीडियोस डालूंगा कि अगर आप उन्हें भी ठीक से पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में।